मैथिलीशरण गुप्त का जन्म 1886 में उत्तर प्रदेश के चिरगांव झांसी में हुआ था। गुप्त जी की मृत्यु 1964 में हो गई। गुप्त जी ने शुरुआत में मधु और स्वर्णलता जैसे उपनामों से भी कविताएं लिखी हैं। गुप्त जी जो हैं उनको गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। मैथिलीशरण गुप्त को गांधी जी ने राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी क्योंकि गुप्त जी की कविताओं में राष्ट्रीयता की बात मिलती है। यदि हम गुप्त जी की कविताओं की विशेषताएं देखें तो राष्ट्रीयता का तत्व उसमें पाया जाता है, उत्साह है और उल्लास का तत्व उनकी कविताओं में पाया जाता है। नारी पात्रों के ऊपर भी उन्होंने विशेष ध्यान दिया है मैथिलीशरण गुप्त ने। यदि हम मैथिलीशरण गुप्त की रचनाओं पर गौर करें तो पंचवटी है, किसान है, यशोधरा है, विष्णुप्रिया है, उर्मिला है, ये सारी रचनाएं जो है वो मैथिलीशरण गुप्त की प्रमुख रचनाएं हैं। लेकिन साकेत जो है, साकेत अर्थात अयोध्या, साकेत उनकी जो रचना है वो सबसे प्रमुख रचना है। इसमें 12 सर्ग मतलब 12 अध्याय हैं और श्री राम की अयोध्या का इसमें वर्णन किया गया है। श्री राम का चरित्र चित्रण भी आपको इसमें नजर आ जाएगा साकेत में। तो साकेत का शाब्दिक अर्थ अयोध्या ही, अयोध्या का सारा वर्णन साकेत रचना में किया गया है। और साकेत रचना का कुछ भाग जो है वो बीए फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में भी दिया गया है। इसके साथ साकेत के साथ उर्मिला और यशोधरा जैसी कविताएं भी बीए फाइनल के बच्चों के कोर्स में आपको मिल जाएगी। अब यदि हम गुप्त जी के काव्य की प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहले गुप्त जी के काव्य में राष्ट्रीयता का समावेश पाया जाता है, देश प्रेम की बात होती है और सच्चे देश प्रेम की बात है, बिना लाग लपेट के, बिना बनावट के राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव उन्होंने दिखाया है। गुप्त जी के काव्य की एक अन्य विशेषता है श्रृंगार और प्रकृति का वर्णन। नारी पात्रों की अधिकता है, इसलिए जाहिर सी बात है श्रृंगार की भी अधिकता होगी। और प्रकृति और स्त्री की उन्होंने तुलना की है, प्रकृति को भी प्रकृति का मानवीकरण करके भी उन्होंने बताया है। तो प्रकृति के बहुत सारे रूपों को लगभग सारी ऋतुओं के आधार पर उन्होंने बेहतरी के साथ वर्णन किया है अपनी रचनाओं में। गुप्त जी ने सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रयास किया। हमारा जो पुराना गौरव है, हमारी जो पुरानी संस्कृति है, धर्म है, समाज है, उसकी बेहतर चीज़ें वापस कैसे स्थापित हों, हम अपने पुराने गौरव को कैसे लौटाएं, इन चीज़ों के ऊपर गुप्त जी ने बेहतर प्रयास किया है। गुप्त जी की कविताओं में मजदूर, किसान, दलित वर्ग का वर्णन भी मिलेगा और मैथिलीशरण गुप्त ने खुलेआम दलितों और शोषितों का पक्ष लिया है और शोषक वर्ग का खुला खुला विरोध किया है। मैथिलीशरण गुप्त की कविताओं में धार्मिक और दार्शनिक उत्कृष्टता मिली है। उन्होंने धर्म के सुचित और पवित्र रूप को बेहतर माना है और ये बताया है कि मानव का दर्शन कैसा होना चाहिए, मानव को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसका वर्तमान कैसा हो, भूतकाल कैसा हो, भविष्य कैसा हो, समाज और राष्ट्र के प्रति उसकी कैसी निष्ठा हो, यानी एक व्यक्ति का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, एक राष्ट्र का दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए, इस पर भी उन्होंने बेहतरी के साथ अपनी बात रखी है। मैथिलीशरण गुप्त को मानव मन की भी गहरी समझ थी। वो उनका अनुभव इतना गहरा था, इतने सारे लोगों के साथ उठते बैठते थे, समाज के कई लोगों को जानते थे, बहुत देशाटन किया था, घूमे खूब थे। तो उनको आम आदमी से लेकर के और पैसे वाला या विशिष्ट आदमी, उसके मन की भी उनको गहरी समझ थी कि कौन आदमी कैसा सोचता है, कैसा व्यवहार करता है। मैथिलीशरण गुप्त को भारतीयता की भी समझ थी। वो उनका मानना था कि जो भारतीयता के मायने ये है कि बिना बनावट के, बिना लाग लपेट के आप सच्चे भारतीय हो और भारत से, सिर्फ भारत की ज़मीन से नहीं, भारत की संस्कृति से, भारत के लोगों से, अलग अलग जाति वर्ग के लोगों से भी आप प्रेम करो, जिसमें छुआछूत नहीं हो, जिसमें धार्मिक विद्वेष नहीं हो, स्त्री पुरुष का भेद नहीं हो, गरीब अमीर का भेद नहीं हो। सच्ची भारतीयता ये है। तो मैथिलीशरण गुप्त ने अपने मायनों में भारतीयता का ये अर्थ लिया है। गुप्त की रचनाओं में हम पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों को भी देखते हैं। पौराणिक तथ्यों को जैसे साकेत रचना दिख गई, यशोधरा में भगवान बुद्ध का और यशोधरा का भी वर्णन आपको मिल जाएगा, उर्मिला में लक्ष्मण का और उर्मिला का वर्णन मिल जाएगा। और ऐतिहासिक चीज़ें भी बहुत सारी मिलेगी, जैसे भगवान राम जो है वो पौराणिक पात्र है, तो आपको इतिहास में भगवान बुद्ध मिल जाएंगे, यशोधरा भी मिल जाएंगे। तो पौराणिक और ऐतिहासिक तथ्यों के ऊपर भी उन्होंने विशेष फोकस किया, विशेष ध्यान दिया है। परिष्कृत और प्रभावी भाषा शैली है। मैथिलीशरण गुप्त की जो भाषा है वो शुद्ध हिंदी की भाषा है, संस्कृत में शब्दावली है और बहुत बेहतर शब्द है, थोड़े स्टैंडर्ड शब्द है। तो परिष्कृत और प्रभावी भाषा शैली, हालांकि शुद्ध हिंदी की भाषा है, थोड़ी टफ दिखती है, मुश्किल दिखती है, पर आपके ऊपर सीधा सीधा प्रभावी भाषा छोड़ती है। गुप्त की कविताओं में, गुप्त की रचनाओं में बिंब
की प्रधानता मिलेगी आपको बिंब के मायने कि आपने कोई कविता पढ़ी और आपके इमेज बन गया। मान लो आपने सीता की कविता पढ़ी तो सीता की इमेज बन गई, साकेत पढ़ लिया तो भगवान राम की इमेज बनी। इमेज मतलब फोटो बनना। तो जब कोई कविता पढ़ के, कोई रचना पढ़ के आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली अचानक फोटो बनना शुरू हो जाते हैं, इसका मतलब आप कविता से कनेक्ट हो पा रहे हो। इसको बिंब कहा जाता है, फोटो बनना कोई चीज़ पढ़ करके या देख करके। तो इनकी कविताओं को जब पढ़ते हैं तो बिंब बनना शुरू हो जाते हैं, और ये इनकी कविताओं की बेहतरी का सबूत है। इनकी कविताओं में प्रतीक और उपमान भी आपको मिलेंगे, जैसे सांप बुराई का प्रतीक मिल जाएगा, हंस अच्छाई का प्रतीक मिल जाएगा, इस तरह से। और मैथिली शरण गुप्त को द्विवेदी युग का विशिष्ट साहित्यकार माना जाता है। उन पर प्रभाव भी खूब रहा है द्विवेदी युग का। द्विवेदी युग का मतलब है महावीर प्रसाद द्विवेदी का कार्यकाल है। महावीर प्रसाद द्विवेदी का युग 1903 से लेकर 1920 तक, जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने अन्य लोगों के साथ मिल करके और हिंदी भाषा में परिष्कार सुधार का काम किया और अपने स्तर पे कविताएं रचने को प्रोत्साहन दिया सरस्वती के माध्यम से, सरस्वती पत्रिका के माध्यम से। तो द्विवेदी युग के कवि है मैथिली शरण गुप्त, तो जाहिर सी बात है भाषा पे भी उनकी विशेष पकड़ रही है। और मैथिली शरण गुप्त की जो कविताएं हैं उनमें नूतन और पुरातन का समन्वय है। पुरानी चीज़ों को भी उन्होंने लिया और नई चीज़ों को भी लिया, और दोनों का महत्व उन्होंने स्वीकार किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैथिली शरण गुप्त को आधार बना करके मैंने प्रस्तुत की कि साहब मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ, मृत्यु कब हुई, गांधी जी ने उनको राष्ट्रकवि क्यों कहा, उनकी कविताओं की विशेषताएं क्या है, और नारी पात्रों के ऊपर उन्होंने कौन कौन सी कविताएं रची है। और बीए फाइनल के जो बच्चे हैं उनके लिए साकेत कविता का क्या महत्व है, और साकेत के अंदर से जो जो प्रसंग लिए गए उनका क्या महत्व है, यशोधरा कविता का क्या महत्व है, और उर्मिला कविता का क्या महत्व है। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और बीए फाइनल के बच्चों के लिए बहुत बेहतर है और अनिवार्य भी है उनको ये सारी चीज़ें पढ़ना। धन्यवाद।